चलिए पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो देखिए कार्य का मात्रक आपके नजर के सामने है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आप लोग बस ध्यान से सुनते चलिए, आपको क्लास में याद हो जाएगा। तो जो कार्य का मात्रक होता है क्या होता है? जूल होता है, जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होता है, दूरी की। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख रहे हैं आपको नजर के सामने ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर जो मात्रक होता है विद्युत धारा का, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक आपका हो जाएगा एम्पियर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है ये समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसका मात्रक होता है? तो पार्सेक जो मात्रक होता है दूरी का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पार्सेक मात्रक होता है दूरी का। राइट आंसर ए हो जाएगा, दूरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब मिलान गलत है। देखिए ये आपका जो सेल्सियस है ना, उष्मा की ताप नहीं मापता है, ये गलत है। उष्मा की इकाई नहीं है, जबकि ये सेल्सियस जो है तापमान का मात्रक है, तापमान का। ये देखिए डेसिबल, ये ध्वनि की प्रबलता मापता है, सही है। असौर शक्ति ध्वनि की इकाई मापता है, और समुद्री मील से हम लोग दूरी की इकाई मापते हैं, और सेल्सियस लिए हम लोग ताप मापते हैं, जबकि यहाँ दिया है उष्मा। गलत है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है सभी क्वेश्चन। और यही सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट छपेगा आईसीजी में, ठीक है, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है। आईसीजी में डायरेक्ट छपने वाला है, ठीक है। आप लोग सिलेक्शन चाहिए तो आप लोग जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। पूरा आप लोग को साइंस कंप्लीट कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। और आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोग को जीके लेकर भी आएंगे, जीके और मैथ दोनों, ठीक है ना दोस्त। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप लोग करना है तो। ल्यूमेन किसका मात्रक है? जो ल्यूमेन होता है ना, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स। पास्कल इकाई है, पास्कल जो दाब का मात्रक होता है, पास्कल मात्रक होता है दाब का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पास्कल जो मात्रक होता है वो दाब का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, कैंडिला मात्रक है। कैंडिला जो मात्रक होता है, कैंडिला ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कैंडिला जो मात्रक है ज्योति तीव्रता का है, ज्योति तीव्रता का। यंग प्रत्यास्थ गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? कौन सा भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होता है? तो बल और दाब के, ये दोनों का समान विमीय सूत्र नहीं है, जबकि कार्य और ऊर्जा के समान होता है, आवेग और संवेग का भी समान होता है, भार और बल का भी समान होता है, लेकिन बल और दाब का विमीय सूत्र समान नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अदिश राशि है, ऊर्जा एक प्रकार का अदिश राशि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा एक प्रकार का अदिश राशि होता है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। जबकि बल आघूर्ण संवेग ये सदिश राशि, ऊर्जा अदिश राशि है, ठीक है। आरआरबी ये सब रेलवे में पूछा हो, ठीक है ना। और ये आपको आईसीजी के लिए यहीं से क्वेश्चन आता है, आपका इंडियन कोस्ट गार्ड में यहीं से प्रश्न पूछेगा। आप लोग अपना सिलेबस भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग हम पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, और आपको साइंस में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा जितना हम कराएंगे। तो आप लोग जरूर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्त, क्योंकि एक लाइक के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो बेग जो होता है ना, बेग सदिश राशि होता है, बेग एक प्रकार का सदिश राशि होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेग। पदार्थ के संवेग और बेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और बेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है, द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, द्रव्यमान। बीपीएससी क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या होता है? समान त्वरण होता है। और शून्य में कोई स्वतंत्र रूप से वस्तु गिर रही है तो उसका समान त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समान त्वरण। जब 2 kg वाले द्रव्यमान 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण का मान क्या होगा? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखेंगे। देखिए यहाँ पर, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो यह कौन सा नियम का अनुसार होता है? तो ये देखिए नियम जो होता है ना, न्यूटन का गति का विषय प्रथम नियम होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन का गति का प्रथम विषयक नियम।
तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, प्रथम नियम के अनुसार होता है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट के सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए जो रॉकेट होता है ना, जो रॉकेट होता है आपका, ये आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जो रॉकेट होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? विश्राम जड़त्व के कारण। अश्वारोही गिरने लगता है क्यों? क्योंकि उसके विश्राम जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का पहला नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अभी डिफेंस में पूछा हुआ, डिफेंस मतलब एनडीए, एनडीए मतलब होता है एयरफोर्स आर्मी नेवी। तो ये भी आपका डिफेंस का क्वेश्चन है। न्यूटन का पहला नियम होता है, न्यूटन का पहला नियम। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, बल का गुणनफल क्या होता है? तो देखिए बल जो होता है ना, एफ बराबर होता है एम ए, यानी कि द्रव्यमान गुणित त्वरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए शरीर का वजन कितना होता है? तो शरीर का वजन जो होता है ना, ध्रुव पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शरीर का वजन जो होता है ध्रुव पर अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुव पर अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी यहाँ पर 23 है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर अगर 100 न्यूटन है तो चंद्रमा पर जाकर एक, मतलब यहाँ पर 100 न्यूटन है, चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, 6 से 6 कट जाएगा, कितना बचेगा? 100। तो 100 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान 3 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान उसका 3 किलोग्राम हो जाएगा। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचा छलांग लगा सकता है क्योंकि देखिए चंद्र तल पर जो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। पृथ्वी की तुलना में क्या होता है? अति अल्प मतलब बहुत कम होता है। वहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है। अगर चांद पर अगर कोई व्यक्ति पैदल भी चलेगा ना तो उछल उछल चलेगा, उछल उछल कर, क्योंकि ये वहां का जो चांद है ना, वहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। जड़त्व घूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो जड़त्व घूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टार्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टार्क होता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस किया जाता है? तो जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट है, एक बीकर में पानी पर बर्फ बर्फ तैर रही है। एक बीकर है, एक बर्तन है और उस पानी में, मतलब उसमें पानी है और उस पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या हो जाएगा? जब बर्फ जो है उसमें पूरा पूरा पिघल जाएगी तो पानी का तल उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानी का तल उतना ही रहेगा। नेक्स्ट है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि, बोतल इसलिए टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी जमने पर फैलता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, देखेंगे यहाँ पर, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज थोड़ा ऊपर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एक नदी में चलता हुआ जो जहाज है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब वह जहाज थोड़ा ऊपर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तब वह जहाज जो है थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? जो लोहे की कील होती है वो आपका पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है?
तो इसका मुख्य कारण है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। जो लोहे का घनत्व होता है वो पानी से अधिक होता है और पारा से कम होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आपको इससे साइंस में बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो साइंस एकदम, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हैं एबीपीएससी, यूपीपीसीएस, ये सब किसी न किसी एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और यही सब बार बार क्वेश्चन आता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अगर वस्तु की मात्रा बदलेंगे तो उसका अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उसका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग जो है वो सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 1/10 भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? तो जब बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाएंगे तो टुकड़ा आपस में चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दाब अधिक होगा तो उसका बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। देखिए यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ये किसके कारण होता है? तो वायु दाब में कमी के कारण। अगर आपका वायु दाब में कमी होगा तो पेन से स्याही निकलेगा। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायु दाब बढ़ ही जाता है। तो हवाई जहाज में बहुत ज़्यादा ऊपर रहते हैं, इसीलिए वहाँ पर वायु दाब बहुत अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, इसीलिए वहाँ पर उसके पेन से स्याही निकलने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु जो है नीचे आ जाता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का जो बिंदु है नीचे आ जाता है। इसका मेन कारण यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। साबुन में बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो साबुन में बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। यानी कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि जो मौसम है वो तूफानी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौसम तूफानी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका मुख्य मतलब मेन कारण क्या है? तो अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिक दाब पर पानी जो होता है अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? तो हाइड्रोजन से भरा रबड़ का जो गुब्बारा होता है अगर ऊपर वायुमंडल में ऊपर जाएगा तो फट जाता है। क्यों फटता है? वायु दाब घट जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायु दाब घट जाता है। राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। सूर्य से निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? सूर्य से निरंतर ऊर्जा का जो सृजन है किस कारण से होता रहता है? तो नाभिकीय संलयन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चाबी भरी घड़ी में
स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा, ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, देखिए, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो खींचा हुआ धनुष, ये तो रुका हुआ है तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होता है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ये नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये नियम देता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, देखिए हम लोग 49 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में 50 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। इस तरीके से आपको छोटे छोटे